लेकिन वो उस एरिया का तो वल्वल कैंसर है, लेकिन इतना कॉमन नहीं है, नंबर वन। जो फिर दूसरी बात ये कि अगर आप वल्वल कैंसर के कोई भी कैंसर हो, सिर्फ वल्वा की बात नहीं कर रहे, कैंसर ओवरी का हो, एंडोमेट्रियम का हो, ये तो कॉमन से है, कोई भी हो, आपने हिस्ट्री में सवाल पूछने हैं वो जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं उस कैंसर के। जब आप हिस्ट्री लें, ऑब्वियसली एज के बाद कि जी आपके हिस्ट्री में ये जो वल्वा के कैंसर के इरिटेंट्स हैं, मतलब लोकल इरिटेशन है और एज है, पहले प्रोराइटिस है उसको, और कोई और इसी तरह के इरिटेंट की, ज्यादा इरिटेंट की, और फिर कैंसर सर्विक्स में वाइटल हिस्ट्री है, पैरिटी है, और उसका वायरल टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, और उसने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई, और ओवरी का है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं है, कि और फिर उसकी इनफर्टिलिटी की सिमुलेशन तो नहीं ली उसने कभी, और बाकी के ओवेरियन कैंसर के जो फैमिली की हिस्ट्री, ये स्टिमुलेशन की हिस्ट्री, और उनके अलावा जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इस तरह से आपने हिस्ट्री में जो भी आपको शक हो कि ये ओवेरियन की उम्र है या वल्वा का कोई लीजन है, तो वल्वा के लीजन में वो जैसे उसकी हिस्ट्री लिम्फोग्रेनुलोमा, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम, इंग्वेनल, और इस तरह के कोई इन्फेक्शन आपको हुई कि नहीं हुई, तो रिलेटेड टू जनरली कोई भी कैंसर, पेशेंट की एज, फैमिली की हिस्ट्री उस कैंसर की, फिर जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं उस कैंसर के, जैसे एंडोमेट्रियम में नलीपैरिटी है, और फिर सर्विक्स में पैप्समियर, वैक्सीनेशन, और उनकी हिस्ट्री, और वल्वा में इसी तरह इरिटेंट्स लोकल, और पास्ट हिस्ट्री ऑफ एनी लीजन्स इन द वल्वा, लाइक ये मैंने दो तीन जो नाम पहले बोले, उस तरह से ये पूछना है आपने। इस किसी तक जगह का भी कैंसर सस्पेक्ट हो तो आप जी बोलिए, आप क्या पूछना चाहती थी? Have I answered you or did you want to know anything else? हेलो हेलो। सर बेसल सेल कार्सिनोमा है जैसे वुल्वा का, जी, उसकी अगर हम उसको 3 सेंटीमीटर ले लें तो उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? वो मैं अभी चूंकि मैंने रिसेंटली नहीं पढ़ा कार्सिनोमा वल्वा को, ट्रीटमेंट बेसिकली उसका है वल्वा कार्सिनोमा का सर्जरी, रेडिकल वल्वेक्टमी, जिसमें रेडिकल वल्वेक्टमी में वल्वा की स्किन प्लस ग्लैंड्स, इंगुइनल ग्लैंड्स, और अगर सस्पिशन हो तो डीपर ग्लैंड्स भी, सुपर इंगुइनल ग्लैंड्स, सुपरफिशियल, इंटरमीडियरी एंड डीप, ये तीन ग्रुप्स होते हैं। तो एटलीस्ट यू विल रिमूव सुपरफिशियल ग्लैंड्स बायलैटरली, चाहे वो एक तरफ है, राइट साइड पे है, लेकिन आपने लेफ्ट के ग्लैंड्स भी रिमूव करने हैं, रेडिकल वल्वेक्टमी इसको कहते हैं। और थ्री उसके बाद सेंटीमीटर का हो जी 3 सेंटीमीटर का सर अगर होगा तो फिर हमने लिफ नोड्स रिमूव करनी है बेसल सेल कार्सिनोमा में। जी, और करके फिर उसके डिपेंडिंग ऑन उसकी हिस्टोपैथोलॉजी, मे बी इट विल बी फॉलोड बाय इरेडिएशन एज वेल। ये है जो मैंने कहा ना, मैंने रिसेंटली नहीं पढ़ा, तो आप पढ़ के देख लीजिए, सर लेकिन बेसिक ट्रीटमेंट सर्जरी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी। सर्जरी इज radical surgery, that means when we say radical, it anywhere, उसमें removal of the organ plus is lymph drainage, यस सर। रेडिकल का मतलब ये होता है।
और सर अगर मतलब फिर इसमें हमने रेडियोथेरेपी देनी है कि नहीं देनी? देनी है, देनी है। इसमें भी देनी है, बेजल सेल में भी देनी है? जी, हाँ। पता जाए। हाँ, थैंक यू सर। वो इमरान तो आया नहीं। इमरान, जी सर। कितनी लड़कियां आ गई? सर अभी आई हैं 14। हाँ, चलो कोई केस शुरू कर दें। सर वो पार्टिसिपेंट का नेम बता दूं आपको? चलो 5 मिनट ठहर जाए। हाँ। जी, हेलो। चलें, शुरू करें। वॉलंटियर्स क्या क्या है, बोलो। सर डॉक्टर साहिबा यूनुस। डॉक्टर साहिबा यूनुस। शाहिदा यूनुस। साहिबा सर, साहिबा। साहिबा। जी सर। क्यों जी, हैं आप अवेलेबल डॉक्टर साहिबा? सर अभी नहीं, अभी नहीं अभी है सर। सेकंड नंबर पे डॉक्टर तस्मिया। डॉक्टर तस्मिया। तस्मिया। और सर चलो, थर्ड नंबर पे है डॉक्टर कुरतुल ऐन। चलो 3 काफी हैं। ये टाइम क्या हुआ तुम्हारे पास? सर 8:58 हो गए हैं अभी सर। 18 पार्टिसिपेंट्स हैं। चलो 2 मिनट और देख लो। कोई और सवाल पूछ लो जी। नहीं। सर अच्छा सर, ये केस तो हाइपरटेंशन का है ही हमारे पास, जैसे आज की डिस्कशन होगी। सर इसमें किस तरह के क्वेश्चन, एक्लेम्शिया आ सकता है? एक्लेम्शिया। हाँ, मालूम है आपको। बीच में मैंने एक हिस्ट्री बनाई है, वहां तक पहुंचे तो फिर बात कर लेंगे। लेकिन यस, उसका अगर सवियर प्री एक्लेम्सिया है तो आपको फिर 1-2 अल्फाज एक्लेम्सिया के मतलब भी बोलने पड़ेंगे, अगर सवियर प्री एक्लेम्सिया है। सही, ठीक है सर, थैंक यू। सर नेक्स्ट टाइम मैं प्रेजेंट करूंगी, कोई भी क्या टॉपिक नाम? आप मुझे दें। क्या सर नाम? डॉक्टर शकीला। कुर्रतुलैन। सर मेरा नाम डॉक्टर शकीला। शकीला। हाँ जी सर। चल, लिख लेते हैं शकीला। सर कोई टॉपिक दे दें अच्छा सा, जो आपको सही लगता हो, मुझे आना चाहिए। आप बोल दीजिए, वही कर। पेपर के हिसाब से सर। हाँ, पेपर के हिसाब से दे दें सर, कोई टॉपिक। मुझे नहीं पता, पर हमने पिछली दफा पेल्विक पेन की थी। अब यहाँ पे मैंने लेप्रोस्कोपी भी लिखा हुआ है। सर लेप्रोस्कोपी पे क्या होगा, सिनेरियो होगा? कोई भी ऑपरेटिव प्रोसीजर, जैसे कोई भी ऑपरेशन पूछा जा सकता है ना आपसे। जैसे अभी भी रेडिकल वल्वेक्टमी की बात, तो इसी तरह लेप्रोस्कोपी के क्या हैजर्ड्स हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, कहाँ वो कहाँ। तो सर स्ट्रक्चर ये डिस्कशन होगा। यूट्रस ट्रांसप्लांट का आया है नया जो, सर इसकी जी, कोई बताएं थोड़ी सी रिसर्च के बारे में। किसके बारे में? यूट्रस ट्रांसप्लांट। यूट्रस क्या ऐसे सब्जेक्ट न पढ़ा करो। ये यूट्रस के ट्रांसप्लांट अब तक जितने हुए हैं, पहले तो ये स्वीडन वालों ने शुरू किया था। उन्हें बड़ी सारी ग्रांट दी और उन्होंने 8 केस किए तो कोई प्रेगनेंसी ना हुई, तो उन्होंने प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया। बड़े प्रेशर में एक और हुआ तो उसमें प्रेगनेंसी हो गई, तो उनके 9 केसेस में 1 प्रेगनेंसी हुई। ये है उसका सक्सेस रेट। अब अमेरिका में काफी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लेकिन जो अगर ऑब्जेक्टिव प्रेगनेंसी है यूट्रस के ट्रांसप्लांट का, तो वो तो बहुत ही लो सक्सेस रेट है। उसकी बजाय डोनर एग, डोनर स्पर्म, सरोगेसी, एआरटी में बहुत कुछ अवेलेबल है, उसका फायदा उठाना चाहिए, बजाय यूट्रस को ट्रांसप्लांट करके। सच एक्सपेंसिव, ट्रॉमेटिक एंड
वेरी पुअर सक्सेस रेट। पहला तो आपका फिक्रा यही होना चाहिए। सर ऑटोइम्यून ड्रग्स भी शुरू करेंगे, एमिनो सप्रेसिव भी शुरू करनी पड़ेंगी उनको, क्या उसके ये भी तो साइड। सर ऐसे पेशेंट में एमिनो सप्रेसिव भी स्टार्ट करनी पड़ेंगी, ये वो बिल्कुल भी वो तो जो किसी भी ट्रांसप्लांट सर्जरी में रीनल ट्रांसप्लांट इज होल मोस्ट लाइफ। सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट है। उनको भी लेनी पड़ती है, हाँ जी उनको भी सर। इम्यून थेरेपी लेनी पड़ती है। तो वो सारे, इसलिए यूट्रस ट्रांसप्लांट जो है वो साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए यस, पेशेंट की केयर प्रोग्रेस के लिए तो बड़ा पुअर है, ये बड़ा पुअर उसके रिजल्ट्स है। यू विल नॉट सजेस्ट, बल्कि अगर आपसे पूछा जाए आपका पहला फिक्रा ये होना चाहिए जो मैंने बोला कि यूट्रस ट्रांसप्लांट इज स्टिल इन द प्रिमिटिव फेज इन सम कंट्रीज, नाम ले दीजिए स्वीडन, अमेरिका, it is being done, but the success is so poor, and इसलिए उसका ऑल्टरनेटिव चूंकि अवेलेबल है, अब हमें ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, और वो है डोनर एग, डोनर स्पर्म, सरोगेसी। और so we should take advantage of that, and instead of exposing a patient to a huge surgical risk, and also then subsequently followed up by immunosuppression drugs। ये बोलिए। फिर भी अगर कोई पूछता है उसके बाद नहीं नहीं कुछ बताओ, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि उसकी वास्कुलर एनास्टोमोसिस जो है यूट्रस का, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। ब्लड वेसल्स उसकी छोटी होती हैं, और फिर उसके बाद यूट्रस फंक्शनल कितनी है, मैंने बोला ना 9 में से 1 बच्चा पैदा हो, तो इतना सा फंक्शन है। रह गया कि उससे मेंसेस शुरू हो जाएंगे, वो इतना लाइफ सेविंग फंक्शन नहीं है बॉडी का कि मेंस्ट्रुएशन जरूर हो। आफ्टर हिस्टेक्टमी के बाद इफ यू सेव ओवरीज, पेशेंट लिव वेरी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो एंडोमेट्रियोसिस का अब तो ऑलमोस्ट कंसेंसस है उस पे कि जिसको एंडोमेट्रियोसिस है उसको कहो जल्दी से अपनी फैमिली कंप्लीट करो, बाकी कोई मेडिकल और कोई मिनिमल सर्जिकल ट्रीटमेंट उसका कामयाब नहीं है। जो कामयाब ट्रीटमेंट है वो हिस्टेक्टमी, बायलैटरल ओवरेक्टमी है। तो वो करने से पहले अगर हो सके पेशेंट अपनी फैमिली कंप्लीट करे। एंडोमेट्रियोसिस वालों को जल्दी से आईवीएफ, एआरटी में डालो ताकि वो 1 या 2 बच्चे जो पैदा करने कर ले, और उसके बाद जो रियली क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है वो तो है टोटल हिस्टेक्टमी, बायलैटरल सल्पिंजो-ओवरेक्टमी, ये है उसका ट्रीटमेंट। और हम यूट्राइन ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, बिल्कुल उसका उल्ट, कि किसी की यूट्रस डाल दें, फिर उसके पहले सर्जिकल कॉन्सिक्वेंसेस, 12 घंटे का ऑपरेशन है कम से कम, चूंकि यूट्रस को निकालना भी आम हिस्टेक्टमी नहीं है। दे कांट क्लैम्प एंड रिमूव द यूट्रस, जो कि ब्लड वेसल डैमेज हो जाएंगी क्लैम्प से, तो वो तो फिर एनास्टोमोसिस कैसे होगा। तो इसलिए निकालना भी मुश्किल और फिर उसको डालना भी मुश्किल, और ये सारी टेक्निक जो है लॉन्ग ऑपरेशन, और बाद में सक्सेस रेट कितना पुअर। इसलिए पहला फिक्रा आप ये बोली। फिर उसके बाद भी पेशेंट तो आपका एग्जामिनर कोई कहीं पढ़ा है, कोई लेटेस्ट आर्टिकल या केस रिपोर्ट कुछ पूछ लेगा, लेकिन बेसिकली आपका जवाब जो मैंने अब तक दिया है वो होना चाहिए। चले आगे। सर अस्सलाम चलो अब वालेकुम। तो 5 मिनट सर ऊपर हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नायला, हाँ जी सर। है ना, जी नायला सर। नायला ना जी, नोंदेरो सर। बोलिए कुछ हाँ पूछना। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हाइपरटेंशन जो एसोसिएशन होता है विथ डायबिटीज, तो हाँ मतलब इसमें हर पेशेंट जो भी आते हैं ना ओपीडी में,
किसी ना किसी को हाइपरटेंशन एसोसिएशन विद डायबिटीज या डायबिटीज एसोसिएशन विद हाइपरटेंशन, तो मैकेनिज्म मतलब कि सर ये समझ में नहीं आता कि अगर हाइपरटेंशन ना भी हो बाद में फिर उनको हो जाता है, तो उसका मतलब कैसे? ये तो बड़ा आसान सा कि जी उसको आपका फिक्रा ये होना चाहिए, द पेशेंट हैज टू मेडिकल प्रॉब्लम्स। जी सर। ये बोलिए, ये अल्फाज बोलिए, अच्छा। दिस पेशेंट हैज टू मेडिकल complications or problems. One is her diabetes, second her hypertension. जी सर। वो दोनों का ट्रीटमेंट वही है इस इकट्ठे होने के बावजूद, जो अकेली डायबिटीज हो, अकेली हाइपरटेंशन, अच्छा। दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि अब इकट्ठी हो गई तो हम ये छोड़ देंगे, ये कर देंगे। एग्जैक्टली जो सिंपल कि एक डायबिटिक पेशेंट प्रेग्नेंट है, आप उसका जो करेंगी वही इसमें भी करेंगी डायबिटीज के लिए। एक पेशेंट प्रेग्नेंट है हाइपरटेंसिव, जो उसके लिए करेंगी वो एग्जैक्टली वही होगा इसके लिए भी। अब दोनों मैनेजमेंट, जहां तक काइंड ऑफ सुपरविजन मॉनिटरिंग की बात है, वो तो तकरीबन दोनों में एक सी होगी, बेबी की भी मदर की भी। लेकिन उसके अलावा जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है और डाइट है या मॉनिटरिंग ऑफ द बेबी, मॉनिटरिंग ऑफ द मदर, वो तो दोनों का जो है इकट्ठा वही रहेगा। इसलिए नर्वस ना हो जाए आप कि सही सर। सर एक्चुअली हम इस तरह से वो हो जाते हैं कि क्लासिफिकेशन है ना हाइपरटेंशन की, जब तो जी। प्रोटीन यूरिक, नॉन प्रोटीन यूरिक, एक तो आप क्रॉनिक का तो पता होता है तो वो पहले से ही लेती है, तो मतलब इस वजह से हो जाता है, नहीं, कोई इस नहीं, वजह से बिल्कुल नहीं, कंसर्न। बिल्कुल अच्छा। नहीं कीजिए। और दो अब मैंने आज का केस में ये डाला नहीं हुआ, लेकिन मैं मॉडिफाई कर लूंगा अगला एक या जी दूसरा सर। केस, जिसमें दोनों कर लेंगे हम कि कैसे बोलना है, क्या करना है। थैंक यू सर। मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकेली डायबिटिक पेशेंट की भी वही है, जिसको डायबिटीज के साथ हाइपरटेंशन है उसमें भी डायबिटीज की मैनेजमेंट वही है। अब अलबत्ता हाइपरटेंशन ऐड होगी, हाइपरटेंशन की जो मैनेजमेंट है वो उसी तरह रहेगी। दोनों बातें आपने करनी है, ठीक दोनों है, बातें। थैंक यू। थैंक चलें, मेरा ख्याल है ये आप में से पहली साहिबा यूनुस थी, इस साहिबा। सर डॉक्टर तस्मिया और डॉक्टर कुरतुलैन आ गई हैं। चलो, डॉक्टर तस्मिया, आप आर यू देयर? तस्मिया, हेलो हेलो, नहीं है। कुर्रतुलैन आप हो? अस्सलाम वालेकुम सर। तस्मिया आ गई है, चलो। जी सर। तस्मिया, आप कहाँ से बोल रही? सर इस्लामाबाद से। चलो, आपके वहां तो गायनी की कॉन्फ्रेंस होने वाली, जी सर। आप इन्वॉल्व हो उसमें? सर अभी नहीं। अभी नहीं, चलो। कौन से अस्पताल में हो इस्लामाबाद में? सर पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल। गुड। अच्छा जी, पहला केस आपका आसान सा है, आप इसको आसान बनाएंगी तो आसान रहेगा। पेशेंट एज 25, जी सर। प्राइमरी ग्रेविडा, come to you for her antenatal care at 16 weeks of pregnancy. आपने रूटीन में उसका ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया तो 150/100 आ गया। जी बोल दीजिए कि मैं दोहरा दूं? हेलो सर, ठीक है। जी बोलिए फिर। सर 25 years old, प्राइमरी ग्रेविडा at 16 weeks and wait second.
जी At 16 weeks, came for antenatal care. Her blood pressure is 150/100. जी बिल्कुल। Sir, after mutual introduction, जी after mutual introduction and confirmation of the findings, I will ask my patient about her last menstrual period, about regularity of the cycle, and calculate gestational age accordingly. Then I will ask her about any previous history of hypertension without pregnancy, and was this pregnancy booked or not? Was her blood pressure checked during this pregnancy? Is this high blood pressure reading is first time during her pregnancy? Does she has any history of known cardiac disease or any renal disease or any hyperthyroid? मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर दूं। ये पेशेंट हाइपरटेंशन का है ना 150/100। आपने अब तक बीपी ब्लड प्रेशर रिलेटेड 2-3 जो सवाल पूछे, क्या सवाल खत्म हो गए? No, sir. I would like to ask her about. कार्डियक हिस्ट्री और दूसरी डायबिटीज हिस्ट्री वो पूछना शुरू किया। Do you think you have completed your inquiry about her history of hypertension? No, sir. Sir, I would like to. फिर पहले वो कंप्लीट करो ना। जी sir. All the questions you wish to ask related to her hypertension, पहले वो सारे सवाल पूछ लो, फिर कहेंगे other medical diseases. Okay, sir. Sir, I जी। would like to ask her any previous history of raised blood pressure besides pregnancy. जी I would like to ask her any symptom of headache, blurring of vision, epigastric pain, or swelling of the body, and any family history of hypertension, and any history of renal disease, cardiac disease, or any symptoms of hyperthyroidism or any endocrine, any symptoms related to any symptoms. Then sir, then I would like to ask her about any treatment taken up till now and any investigations if done up till now. Then I will ask her about any history of if she has taken tablet Loprin during this pregnancy, and then I will ask her about any past medical or any significant surgical history or any allergies to the drug or socioeconomic history. Then I will move toward the examination of my patient, including her BMI, for weight of the patient, her pulse, and her to recheck her blood pressure, and for any swelling of the eyes, and edema, and thyroid examination for any thyroid enlargement, and sir, chest, cardiac examination, and her abdominal examination for any tenderness, scar mark, and fundal height. Then I will proceed towards the investigation, including her baseline investigation. Beside baseline investigation, I would like to check her urine routine examination for any protein, and her PAH profile, including her liver function test, RFTs, and sir, her RFTs and PTABT and obstetrical ultrasound to look for any whether it is a single pregnancy, twin pregnancy, or molar pregnancy, and fetal cardiac activity, and fetal parameters, amount of liquor, and placental localization. गुड हो गया। जी सर। आपने यहाँ तक पहुंचे हो, अपने 7-8 मिनट आपको जो एलोकेटेड थे वो पूरे हो गए। जी सर। तो
एनीवे आप वो 7-8 मिनट में ही पूरे किए, पर मेरी नजर में आप अब तक पहुंची हो। आपने ये नहीं कहा कि बाकी प्रेगनेंसी में आप सेकंड ट्राइमेस्टर में ये करेंगे, थर्ड ट्राइमेस्टर में ये करेंगे, ऐसे मॉनिटर करेंगे, ऐसा क्या कारण है, ये नहीं बताया। सर मैं यस सर एक मैंने ये नहीं बताया। डू यू थिंक यू डिजर्व टू पास? नो सर तो बिल्कुल नहीं, आपकी बात सही है, आई एग्री विद यू कि पर्पस इज नॉट कि उसकी पास्ट हिस्ट्री आज दिन तक ले लो, आगे कल आने वाला या अगला हफ्ता या महीना मैंने क्या करना है इस मरीज के साथ, बाबा ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो था। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इस पेशेंट में ये था, ये सारी बातें जो भी जरूरी थी पूछ के कि आप इसका ब्लड प्रेशर 150/100 है, आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन बोलनी, फिर अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो मैं ये करूंगी, नहीं तो ये करूंगी, ये कौन सी दवाई दूंगी, क्या उसका चार्ट बनवाऊंगी, क्या उसका बेबी का होगा, कहाँ तक लेके जाऊंगी, फिर स्पॉन्टेनियस लेबर का इंतजार करूंगी, इंडक्शन कर दूंगी, ये करूंगी, घी 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 बोलना था बाबा। देखा आप लोगों को यही है, मेरे इस क्लास का ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ ये है कि आप लोगों को ये बताऊं कि आपका टाइम वहां एग्जामिनर के साथ बड़ा लिमिटेड है, उसमें तो मैटरनल इम्प्लीकेशन भी नहीं बताई। ये उस टाइम में आपने इस पेशेंट का बच्चा डिलीवर करके घर भेजना है, दूध पिलाना है बच्चे को, ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, और फिर कंट्रासेप्शन एडवाइस करनी है, फिर आप पास होते हो, फिर आप पास होते हो। तो सर एंटीनेटल विजिट्स भी बताने थे, एवरी विजिट्स पे तो आना है उसको और क्या क्या चेक करना। आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए कि ये सारी जो रेलेवेंट हिस्ट्री है, ठीक है, इन्हें सारा कुछ जो बोला रेलेवेंट लगा, लेकिन उसमें सिलेक्ट कर लीजिए कि इम्पोर्टेंट हिस्ट्री में मैंने ये बातें पूछ लेनी। जी सर देखिए अब तक उसने कोई ट्रीटमेंट लिया है तो ट्रीटमेंट लेती है तो क्या लेती है। पहले इस में मैं तो आपको पहले आपके पहले जवाब से पहले मैंने आपको फेल कर दिया कि इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर है 150/100। मैंने बताया पहले तो उसको 4 घंटे के रेस्ट के बाद दोबारा चेक करना, बस ये पहला पॉइंट था इस। जी सर जो इस तरह अर्ली ब्लड प्रेशर 140/90 में आती है, पास हिस्ट्री है नहीं है, तो उसका पहला तो ये कहना है कि मैं उसकी हाइपरटेंशन कंफर्म करूंगी बाय रिपीट चेक आफ्टर फ्यू आवर्स। ये इस केस का पहला मैसेज आपको ये है। जो इस एज ग्रुप का प्राइमरी ग्रेविडा पहली दफा ब्लड प्रेशर हुआ, आगे आपने उसको मान नहीं लिया, कंफर्म किया कि बाय रीचेक आफ्टर फ्यू आवर्स। किताब में 4 घंटे लिखा है, आप फ्यू आवर्स तो कहिए ना, जी सर तो नहीं किया आपने। आप बहुत कुछ, उसकी सर्जरी, उसका BMI सब कुछ किया आपने, लेकिन उसका हार्ट भी चेक कर लिया हमने, उसका एब्डोमेन फंडल हाइट भी कहा मैं चेक करूंगी, आपने कहा चेक करूंगी। लफ्ज है इस पेशेंट के लिए फंडल हाइट को कोरिलेट करूंगी विद हर जेस्टेशन पीरियड, ये अल्फाज हैं। यस सर I will check her fundal height and correlate with her gestation period or amenorrhea. यस सर I'm sorry, तस्मिया, लेकिन ये प्रैक्टिस कीजिए आप। जी सर ठीक। हालांकि देखो ना, इम्तिहान के हिसाब से आप घर जाके बताइए अपनी टीचर को, सुपरवाइजर को, कि मैडम मुझे पेशेंट पूछा कि अब प्राइमरी ग्रेविडा ब्लड प्रेशर 150/100 16 वीक्स पे,
इसमें क्या खास बात थी जो मैंने नहीं बताई और मुझे फेल कर दिया? मैंने 4 बातें आपको बता दी, आपको फिर अभी भी नहीं पता चला, अभी भी आप मुझसे नाराज हैं। एक बात हुई, मुझसे बेशक नाराज हो, एग्जामिनर से नाराज होने का टाइम नहीं। सो आपको पहला मैसेज, फिर हम अगले केस पे चलते हैं। पहला मैसेज ये है कि सारा प्रोग्राम ऑब्स्टेट्रिक केस में प्रेफरेबली पेशेंट को डिलीवर करके घर भेजना है और कॉन्ट्रासेप्शन की एडवाइस देनी, जो जहां तक आप नहीं पहुंची। जी चलो, हु इज द नेक्स्ट? अभी ये तस्मिया होगी, कुर्रतुलैन है, इमरान यार के एज लियाकर वॉलंटियर जड़े हाजिर भी हो। तुमने 3 नाम बताए, एक हाजिर है ना, साहिबा हाजिर है ना कुर्रतुलैन। चलो, कोई और वॉलंटियर है? फिर ये तो सर मैं करती हूँ। जी, आप हैं यस सर, शकीला? मैं डॉक्टर शकीला। हाँ जी शकीला मलिक जी सर। जी, कहाँ से बोल रही हैं शकीला? रहीमियार खान से सर। रहीम यार खान से। यस सर। चलो शकीला, हाँ जी सर। हम टाइम करते हैं। एज 30, प्राइमरी ग्रेविडा, come to you first time at 33 weeks of gestation. Up till now, she had no antenatal care. When you check her blood pressure, it is 160/100. ठीक, यस सर। दोहरा दूं के काफी? सर मैं बताती हूँ जी आप। सर। एज 30 ईयर, primary gravida, comes at 30 weeks of the gestation. Up till now, no antenatal visits, and her blood pressure now 160/100. जी Sorry. After mutual introduction, I will confirm the demographic biodata of the patient, which will include her age, parity. बस, अगर आपने ये लफ्ज बोल दिया डेमोग्राफी, काफी है। Yes, sir. After mutual introduction, after completing her demographic biodata of the patient, I will take the focus history. When was she previously diagnosed for any raised BP, and any treatment she took or not, and she monitored her blood pressure previously or not, and first time, if she first time diagnosed, then I will recheck her blood pressure after a few hours, confirm the raised BP, and then I will also inquire about her history of any history of nausea, vomiting, a headache, blurred vision, epigastric pain, or any history of any family history of raised BP, and any family any history, previous history of chronic hypertension, any history of renal disease, any history of DVT, and SLE, and I will also inquire about any history, any dating scan done or not, and if done, then number of fetuses, and any history of any history of antenatal bleeding, and I will also inquire about any history of DVT, and in the family or in the patient, and also inquire about growth of the abdomen, pattern of the growth, abdominal pattern of the abdominal growth according to gestational age. Then I will also inquire about any medical comorbidity, any surgical history, any allergy to drugs, any smoking history, and I will also inquire about socioeconomic support. Then I will proceed towards the examination, check her blood pressure, temperature, pulse, respiratory rate, also calculate her BMI, and then do the
also chest auscultation, and then do abdominal examination, and in which I would like to check fundal height and lie and like an assessment and like an assessment, and fetal viability. Then I will move towards the investigation, and I will do the baseline investigation first, in which include blood group with rhesus factor, full blood count, with date in which I would like to check her hemoglobin, platelet count, total leukocyte count, and hepatitis B surface antigen, anti-HCV, anti-HIV antibody, 2 over postprandial sugar level, and urine complete examination, in which I would like especially in which I would like to check especially proteins, and then liver function test. If urine, if proteins are positive in the urine, then I will also ask inquire about protein creatinine ratio, and liver function test, renal function test, and PT-APTT. And then also inquire about if any dating scan, anomaly scan, and growth scan, in which I would like to check her fundal growth of the baby according to gestation or not, and Gleicher assessment, and viability of the fetus. And then I will move towards the management. First of all, I will counsel the patient and regarding the diagnosis, as she is 30 weeks of the pregnancy with a diagnosed case of if proteins are positive, then preeclampsia. And I will also explain the feto-maternal risk, like maternal risk, like cardiovascular accident, like acute respiratory distress syndrome, any acute renal failure, HELLP syndrome, DIC, pulmonary edema, placental abruption, and increased risk of operative delivery and induction of labor. And fetal risk include preterm delivery, low birth weight, and intrauterine growth restriction, increased prenatal mortality. I will involve the multidisciplinary team, including the anesthetist, neonatologist, and physician specialist. I will monitor her blood pressure and start antihypertensive. And if blood pressure is controlled, then I will discharge the patient, and I will call on frequent visits on 2 weekly basis. And on each visit I will monitor her blood pressure, do her blood investigation, and check fundal height also. And I will do umbilical artery Doppler of the fetus for the growth of the baby. And I will continue monitoring until term on 2 weekly basis. And then at term, I will check the state. If I will deliver at 37 weeks of the gestation, I will check before decide the mode of delivery. I will rule out the CPD and do the Bishop scoring. If favorable, then I will counsel the patient for vaginal delivery, and if blood pressure is controlled. And after delivery, I will encourage the patient for breastfeeding, and I will advise the contraception, and I will call patient. I will monitor her blood pressure also. If patient is stable, then I will discharge and call on 6 weeks for follow-up visit. And then if stable patient and and still hypertensive, then I will refer the patient to the physician specialist. गुड गुड, काफी अच्छा है, काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ी कसर रह गई। जी सर, बताएं। बता दूं? सर आप हंसोगे। लेफ्सी मांगी सर आपसे। बाबा, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। प्रैक्टिकली आपने एलोकेटेड टाइम में सारा कवर कर लिया, जैसे मैंने कहा था, घर भेज दिया पेशेंट। इस पेशेंट में पहले जिसका ब्लड प्रेशर पहली दफा वो अभी है 160/100 है, आपको फोकस करके मिनट 2 मिनट ब्लड प्रेशर की कौन सी दवाई दोगी, कैसे मॉनिटर करोगी, उसको एडमिट करोगी कि नहीं करोगी, और फिर अगर एडमिट करोगी तो क्या क्या बातें देखोगी, और इस ब्लड प्रेशर के साथ 33 वीक्स पे फीटल मॉनिटरिंग भी बड़ी जरूरी होगी। वो जी कैसे सर। करोगी,
आपने जनरली बोलती गई, लेकिन अल्फाज आपके ये होने चाहिए थे कि इस पेशेंट को प्रेफरेबली आप एडमिट करेंगी तो 33 वीक्स पे 160/100 ब्लड प्रेशर को पहली दफा देखा आपने एडमिट करके, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करेंगी, उसकी मॉनिटर भी करेंगी 2-3 दिन। मॉनिटर क्या करेंगी? मैटरनल हेल्थ एंड फीटल हेल्थ, और वो जो दवाई दी है उससे कितना ब्लड प्रेशर कंट्रोल आ गया, नहीं हुआ क्या। ये जरा मिनट इस बात पे आपको लगाना चाहिए था, जो प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट बात है कि बाबा वो आ गई, आपने ये सारी हिस्ट्री ले ली, सारा एग्जामिनेशन कर लिया, सारे टेस्ट भी उसके एक तरह से हो गए, तो पेशेंट मुखी समझ आई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ है या उसका क्या होने वाला है। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पेशेंट को तो कोई पता नहीं चला कि अब उसके साथ क्या होगा। वो घर जाएगी, नहीं जाएगी, और अगर दाखिल होगी तो आप मैटरनल हेल्थ एंड फीटल हेल्थ कैसे मॉनिटर करोगे, जो इसमें करनी चाहिए थी, और फिर कौन सी दवाई दोगे। सर ब्लड प्रेशर 4 times a day मॉनिटर करना चाहिए। तो ये घर पे तो नहीं ना होगा। पहली दफा 160/100 या 110 ब्लड प्रेशर हो तो किताब में भी यही लिखा है कि उसको आपने दाखिल करके मॉनिटर करना है, दोनों को, माँ को, बच्चे को। और फिर दवाई क्या दोगी? दवाई का नाम आपने एक लफ्ज नहीं बोला। लेबिटोलोल लेबिटोलोल देंगे या लेबिटालॉल हेल्थ बोल दो 100 मिलीग्राम ट्वाइस ए डे, ये वो कुछ तो बोला होता ना, आपने अगर वो एस्थमा बोला। की हिस्ट्री नहीं है तो इसलिए आपके 6 नंबर बड़ी मुश्किल से बने। इतना अच्छा टाइम के अंदर अंदर आपने सारा कुछ घुमा दिया, उसको बिल्कुल ठीक किया, लेकिन मरीज को तो कुछ फायदा ना हुआ। ना उसको दवाई बताई गई, ना उसको मॉनिटरिंग के लिए दाखिल करना बताया गया, ना कुछ किया, ना कुछ किया। एम ऑफ टारगेटेड ब्लड प्रेशर उसका बताना था कि ये कितना हमें रखना है उसको। हाँ वही तो, मतलब ये दाखिल करती तो बताती ना, या उसकी मॉनिटरिंग हाँ जी सर जी होती तो बताती ना। फिर अब आप समझ गई कि मैंने क्यों कहा। मैंने कहा ना, आपने बड़ा अच्छा बोला, बड़ा कंप्लीट थैंक यू सर। अब मैं इम्प्रूव करूंगी सर अपने आप को। हाँ तो नहीं, आज का मैसेज इस पेशेंट में ये है कि उस पेशेंट का थ्योरी को छोड़ो, फिर मैं उसको दाखिल करूंगी, उसको ये मॉनिटर करूंगी, ये बेबी को मॉनिटर करूंगी, ये दवाई दूंगी, जो एक्चुअली आपने करना है। और आप जानती हैं, वो आपने तो 20 दफा ये किया हुआ, वो जो आपको आता है अच्छी तरह वो भूल गई आप बताना, और इधर उधर किताब की बातें सारी बता दी। आई एम सॉरी कि मैंने आपको इस तरह से बोला। नहीं नहीं सर, ठीक किया सर। हम तो यही चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो हमारे, हमें पता चले अपनी गलतियों का। तो यही है ना कि इस तरह से आप काम का इधर उधर घूमते रहते हैं, तो फिर एग्जामिनर आपको पास नहीं करता, फिर आप अपसेट हो जाते हैं। अब मैंने तो सब कुछ बता दिया था मैडम, मैंने तो उसकी फैमिली हिस्ट्री बता दी, मैंने ये भी बता दिया, उसका लिवर फंक्शन भी, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, लेकिन फिर क्या हुआ? बस वो जरूर एग्जामिनर जो है अपने खामों से डांट खा के आई, कि बीवियां भी डांटती हैं खामों को। आप लोग कितना डांट लेते हो अपने खामों, कोई नहीं बोलती, सब डरी हुई हैं। चलो जी, अगला वॉलंटियर कौन? सर मैं करूं? आप हैं सदफ जी सर। जी, कहाँ से बोल रही हो सदफ? सर चकवाल से। गुड। ले पेशेंट एज 30, ग्रेविड 2 पैरा 1,
comes to you first time at 33 weeks of gestation. आप complains of headache, आपने उसका ब्लड प्रेशर लिया तो 160/110. यूरिन चेक किया तो उसमें प्रोटीनूरिया. जी मैं दोहरा दूं कि काफी. यूरिन में सर प्रोटीन यूरिया है, ठीक है, कितना है मतलब प्लस या प्लस प्लस? 2+ प्रोटीनूरिया. 2+, ठीक है. हो गया. जी, अस्सलाम वालेकुम sir, my name is Dr. Sadaf Iqbal. After brief introduction and rapport building, I will confirm my findings. My patient is 30 years old, gravid 2 para 1. She presented in OPD with at 33 weeks of gestation with the complaints of headache, and her blood pressure is 160/110 millimeters of mercury and urine protein urea. After introducing myself, I'll take the verbal consent and I will take the focused history, in which I will ask about that whether this her blood pressure is recorded for the first time, and if yes, then I will again recheck the blood pressure after some time, and then because she is having a complaint of headache, I will ask the details of headache, and if there is any blurring of vision, ठीक है, nausea or vomiting, any epigastric pain, any pain in abdomen, or any other pervaginal bleeding, or any other significant history, any swelling in the abdomen, hands, or swelling on the feet, and then I will ask that if she has any previous history of hypertension, and if present, then whether it is controlled or uncontrolled, and I will also briefly ask about the first trimester, second trimester history, that any other checkups or urine examination, or blood pressure examination, or any medication that she might be taking, or any other investigations for the fetus, and any PV bleeding in first trimester, second trimester, and about I will also inquire about the growth of the baby, and anomaly scan done before, and after confirming all the investigation, then I will ask about her previous history of previous medical history, any cardiac or tuberculosis, asthma, diabetes, or then after any, then I will also ask about the surgical history, and family history, if any family history of hypertension, and if she, or any other significant disease, any drugs that she might be taking for this disease or any other disease that might be present, and socioeconomic history, allergy history, and treatment history, if she's treating any drugs for this, or any other tablet or injections. And then after taking the allergy and medical history, then I will start with the examination. I will see the hands for any swelling, and take pulse, blood pressure in millimeters of mercury, BMI, and then I will examine the eyes for jaundice or any swelling, and then oral examination, and then I will do the chest examination. After that, I will do the abdominal examination. I will examine the fundal height, whether it is corresponds with the actual gestational age, and then after I will examine the amount of Likert assessment of the growth of the baby, and then pelvic examination if needed, and then after that I will ask my patient that if blood pressure is still raised, then I will counsel the patient that this is her high risk pregnancy, as she has not taken any previous medication or previous blood pressure. Then I will admit the patient and ask to counsel her that this is a high risk pregnancy, and we will monitor the blood pressure in hospital. I will start with IV Medicaid. I will do her baseline investigations, in which complete blood count for hemoglobins, and I will do hemoglobin, total leukocyte count, and platelet count, and blood group with RH factor, and then blood group with RH factor, urine complete examination, as you've already told, is urine plus, and then PTA, PTT, and any other significant pathology that might be present. And then after the liver function test and ALT, and then after that, I will start with injection, IV injection, labetalol. During all this time, I will be working in collaboration with my
team of neonatologists and anesthetist, medical specialist. I will check the blood pressure. I will admit the patient, start IV labetalol and monitor her blood pressure every 2 hours, and I will counsel her about the maternal complications like placental abrasion, headache, fits, and fits, and any other placental hemorrhage, and for fetal complications like intrauterine growth restriction, preterm labor, preterm rupture of membranes, and fetal complications. And after admitting the patient, I will be daily monitor her. I will do a cardiotocography and fetal umbilical artery ultrasound to assess the growth of the fetus, and do ultrasound for placental localization, Likert assessment, fetal biometry, and I will counsel the patient that we will monitor her till term. And after stabilizing the patient on IV medication, if patient is stabilized, then I will discharge her or oral medication. But during this time, I will call her daily, every 2 weeks for maternal evaluation and fetal evaluation. And I will, if she has no contraindication to the vaginal delivery, we will wait for the spontaneous onset of labor. We will monitor the labor. And I will counsel my patient during whole this time that she is at risk of. बहुत टाइम हो गया आपको, मैंने 1-2 मिनट एक्स्ट्रा भी दे दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई आप में से बोले मैंने ये क्यों कहा? Sir, this is the case of the severe preeclampsia. And she needs admission immediately. क्रिटिकल केयर 3 में Sir, इसको इसको admit करना है। उन्होंने एडमिशन admit करके हम इसमें लेंगे। उन्होंने एडमिशन तो कर लिया, फिर सर मल्टीडिसिप्लिनरी टीम एनेस्थेटिस्ट MPD involved। पर क्रिटिकल केयर 3 में भी करना चाहिए था। जी सर हिस्ट्री में भी सर HDU में एडमिट करना था और मेक सल्फेट देना था पेशेंट को। था ना आप करीब है, फिर भी पूरे करीब फिर भी नहीं पहुंच। क्रिटिकल केयर 3 में सर सीवियर प्री एक्लेम्पसिया उसको जी सर सीवियर उसको ब्लड प्रेशर 160/10 110 और हेडेक है उसको, और प्रोटीनूरिया 2+। तो ये तो सीवियर प्री एक्लेम्पसिया, और इसको कह सकते हैं क्योंकि हेडेक है पेंडिंग एक्लेम्पसिया। हाँ, और सर इसका यूरिन प्रोटीन सर इसके रिफ्लेक्सेस भी तो चेक करने थे ना, सारी बातें चेक करने थे। Sir, along with each and every treatment, induction of labor is indicated. जी Induction of labor, sir. नहीं वो छोड़ स्टेबलाइज करना क्रिटिकल सर अभी तो क्रिटिकल केयर 3 में एडमिट करेंगे ना। जी बिल्कुल आप ठीक कह रही है, वही मैं कह रहा हूँ। इस पेशेंट को तो इमरजेंसी होगी जी। जिस वो पेशेंट जो इतने हाई ब्लड प्रेशर के साथ हेडेक और प्रोटीनूरिया से आए, बाकी सारी डिटेल हिस्ट्री छोड़ो, वो एक इम्पेंडिंग एक्लेम्पसिया का केस या किसी वक्त उसको फिट पड़ सकती है। मैक्स सल्फेट लगानी थी तो सर। हाँ अब आप बोली, अब ये जो भी बोली अब सही बोली। जी जी स्टेबलाइज्ड पेशेंट था तो आपका देखा ना, इतनी डिटेल में आपने सारी हिस्ट्री ले ली, फिर भी मैंने कहा कसर रह गई, कसर रह गई, कसर रह गई। मैक्स सल्फेट नहीं लगाया सर जी, उसको इमरजेंसी का लफ्ज कहना चाहिए था। ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है ये ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है। शी इज अ केस ऑफ इम्पेंडिंग एक्लेम्पसिया। ये 3 लफ्ज बोलती, बाकी दा कुछ भी ना बोलती, पास थी। बाकी हिस्ट्री तो वैसे लेनी होती है ना, भले इमरजेंसी केस हो। मैं कहता हूँ एग्जामिनर उसके तुम्हें पास करके सो जाता, फिर बोलती रहती जो मर्जी बोलती, फिर जो मर्जी बोलती रहती। ये सारी हिस्ट्री बेशक ना बोलती कुछ है, बेशक एग्जाम तो सुते पे है तो कहते रहो आप बड़ी बेवकूफ हैं, आप बड़ी नामाकूल हैं, आपने मुझसे क्या सवाल। सर फिर इमरजेंसी अगर हो तो उसमें केस स्टार्ट कैसे करना चाहिए सर?
ये अगर ये एग्जैक्टली ये कि if this is the case, it is a case of impending eclampsia, and because of this fear of eclampsia, I'll admit her in emergency ward immediately, and जो वो मैक्सल फटीका, क्लोज मॉनिटरिंग, यूरिनरी आउटपुट और फिर बाकी के ये करके फिर हम डिटेल में जाते सर फिर स्टार्टिंग में हिस्ट्री नहीं लेनी होती है, मतलब मैनेजमेंट स्टार्ट कर देनी है तो हमें? बाबा ये अल्फाज बोल के आधा मिनट अच्छा लगा तुम्हें ये अल्फाज बोलने में। सर दिस इसमें मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगी? सीएस? सुन लो वो तो बहुत दूर की बात होगी। ये केस प्रेजेंट किया गया तो आपने पहला फिक्रा ये बोलना है, मैडम दिस इज अ केस ऑफ इम्पेंडिंग एक्लेम्सिया, शी नीड्स इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन द इंटेंसिव केयर वार्ड एंड आई विल एडमिट देयर एंड ट्रीट हर एज केस ऑफ इम्पेंडिंग एक्लेम्सिया। बस वो क्या करेंगी वो आप सबको आता है, फिर उसको मैक्सर लगा दो, उसको 1-to-1 नर्सिंग कर दो, उसको ये कर दो, कहते डाल दो, वो सब आपको सब आता है। ये कह के अगर वो कुछ इंटरप्ट नहीं करती आफ्टर हर इमरजेंसी केयर, then I'll take the detailed history and do और ये जो कुछ आपने बोलते जाइए, आप पास हो चुके हैं ऑलरेडी। आपने इस केस की इमरजेंसी की सिचुएशन को रियलाइज नहीं किया, आप उसी तरह लंबी हिस्ट्री लेती गई, उसके लिवर फंक्शन टेस्ट, उसका ये उसके आपने बोला आई लुक एट द हैंड्स फॉर एडिमा, ऑलवेज लुक एट द फीट नॉट हैंड्स। तो ये फेशियल एडिमा भी तो देखना होता है ना सर इनमें? वो देखे, लेकिन बेसिक there could be no facial edema, no hands edema, but edema of the lower legs and feet वो ज्यादा पहले वही होता है, फिर बाद में बाकी होता है। और सर डीप टेनर रिफ्लेक्सेस भी देखने होते हैं ना इसमें, पटेरल रिफ्लेक्सेस वो सारा, लेकिन पहला फिक्रा आपका वही पास फेल कर गया आपको। नाउ डू यू एग्री विद मी? केस पेश में ये नहीं बोला इन्होंने, तो फिर ये केस तो था इम्पेंडिंग एक्लेम्सिया, ये मैं कैसे पास कर दूं इनको? जी सर बिल्कुल ठीक है सर सही है। थैंक यू फॉर वोटिंग फॉर मी। जी सर एक्चुअली जो शॉर्ट केस में होता है ना, सिनेरियो लिखा होता है, क्या सिनेरियोस जो शॉर्ट केस में भी है ना, सर वो ऐसे लिखे हुए होते केसेस हैं। होते हैं जो इमरजेंसी केसेस होते हैं ना, तो चलो हमें अगर जो है ना लिखा है तो लगता आप तो बैठ है, के रियलाइज होता है कि ये इमरजेंसी मतलब ये सिचुएशन है पेशेंट पेशेंट के है, लिए, इसका पर ये स्टार्ट भी कैसे है। लें? मैनेजमेंट है ना, इसमें डायग्नोस करना और मैनेज करना है पेशेंट को। ये अगर इतनी इंफॉर्मेशन लिखी चिट पे मिली है आपको, एग्जामिनर ने ठीक है नहीं जी बोली, जी हाँ, तो तो फिर बस ये हम आपने शुरू यहाँ से करना, इस ठीक केस शुरू यहाँ से करना है। मैडम दिस इज a case of so needs urgent emergency treatment, I'll admit and call for multidisciplinary जो भी अनशन आप बोलते जाइए, फिर आप पास नहीं बोल सर अगर प्रीक्लेम्सिया का केस हो, ओलिगोयूरिया हो पेशेंट को, तो सर उसको उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए? क्या उसको मेक्सल्फेट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या रिड्यूस डोज पे लगाना चाहिए? पहले तो उसके ओलिगोयूरिया भी है उसको, तो आप देखिए कि पहले फोलिस कैथेटर डालिए, उसकी रीनल आउटपुट रिकॉर्ड कीजिए कि 24 घंटों में कितनी है। अगर 800 सीसी से ऊपर है फिर वो ओलिगोयूरिया नहीं, अगर 800 सीसी से नीचे है फिर ओलिगोयूरिया। फिर कहिए कि मैं रीनल फंक्शन टेस्ट करूंगी, स्पेशली यूरिक एसिड, यूरिया और वो क्रिएटिनिन और पेशेंट को सिम्टम्स भी हो प्रीक्लेम्सिया के, इम्पेंडिंग एक्लेम्सिया के, जैसे हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, फिर क्या मेक्सल्फेट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए ओलिगोयूरिया में? जनरली स्पीकिंग मैक्सल्फ इज द ड्रग ऑफ चॉइस। तो आपने इसको यूरिनरी आउटपुट कम करके जरा अपने आप के लिए मुश्किल कर ली, लेकिन फिर भी मैक्सल्फ इज द ड्रग ऑफ चॉइस। अगर वो नहीं है फिर हाइड्रोलाजोल प्लस
लार्गेक्टल कॉकटेल की जिसको कहते थे, और वो लगा दीजिए, लेकिन पहली आपकी चॉइस तो वही है। एक केस और कर ले, हैं अब 7-8 मिनट, चले। हु इज द वॉलंटियर फॉर नेक्स्ट? ये कौन है? सिदरा, सिदरा मजीद हैं आप? भागी हो? चलो, कोई और नहीं है वॉलंटियर? सर मैं कर लेती हूँ। बख्तावर, लेकिन आप लाड़काना से नहीं हो। जी सर, मैं लाड़काना से ही हूँ। वो पिछली दफा तो कोई बख्तावर थी, वो लाड़काना से नहीं। जी सर, शायद वो कोई चलो, और थे। फिर भुट्टो भी लिख दूं तुम्हारे आगे, तुम लाड़काना से? नो 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 सर, खोसो। अच्छा, चलो जल्दी से कर लेते हैं। एज 35, जी ग्रेविटा 2 पैरा 1, लास्ट was still birth। अब आपके Yes. पास आई है एमेनोरिया 3 months, यस सर। और ब्लड प्रेशर उसका पहली दफा आपने रिकॉर्ड किया 140/9। मैं फिर बोल दूं कि काफी? सर मैं बोल देती हूँ, जी, सिनेरियो बोल। रिपीट कर दे। 35 years old female patient, Gravida 2 para 1, amenorrhea of 3 months, her previous history of the stillbirth, and now her blood pressure first time checked, which is 140/90. ठीक। Assalamu alaikum sir. After mutual introduction and confirming the demographic details, I will ask the patient about her LMP and regularity of the menstrual cycle, and then I will ask her about the any previous history of raised blood pressure, and whether she is taking any medications for that for this raised blood pressure or not, whether she is a booked case or unbooked case, and whether she had done her urine pregnancy test or any scan for confirming the gestational age and viability, and मैं 1 मिनट में आता हूँ। जी सर। इसका बीपी दोबारा चेक कर लो ना, जैसे सर ने बताया था कि 20 मिनट बाद दोबारा देखूंगी। सर चलो, काफी हो गया, काफी हो गया। नहीं कि आप क्यों भूल जाते हो? पिछले कितनी दफा से बार बार ये मेरी सुई का अंडा फट गई। वहां बाबा, हिस्ट्री पे गौर करो, गौर करो, गौर करो। अब इस हिस्ट्री में she is 35 year old, Gravida 2 para 1, still birth। अब 3 महीने का एमेनोरिया है, ब्लड प्रेशर 140/90। बस ये थी हिस्ट्री। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला, रिवर्स ऑर्डर में बोल देता हूँ तीनों। पहला, ब्लड प्रेशर है उसका 140/90। दूसरा, उसको 3 महीने का एमेनोरिया है, और तीसरा, उसकी स्टिल बर्थ हो चुकी है, ग्रेविडा 2 पैरा 1, स्टिल बर्थ। आपको सिंपल तीनों बातों पे गौर करना है हिस्ट्री में, इन पे फोकस करना है। आप लगातार बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, कोई काइंड ऑफ इररिलेवेंट, इनकोहेरेंट। जिस ऑर्डर में मैंने बोला, आप उसी ऑर्डर में उसकी हिस्ट्री करिए कि बिकॉज शी इज अ केस ऑफ 140/90,
एसेंशियल हाइपरटेंशन की पेशेंट है, क्योंकि पहले 3 महीने में पॉसिबली फिर वो एसेंशियल हाइपरटेंशन की कि जी प्रेगनेंसी से पहले उसका ब्लड प्रेशर था या पिछली प्रेगनेंसी में था, अगर था तो हाउ वाज इट हैंडल्ड, हाउ वाज इट ट्रीटेड, व्हाट मेडिकेशन शी हैज बीन टेकिंग, व्हाट इन्वेस्टिगेशन शी हैड अप टिल नाउ। ये पहला ब्लड प्रेशर का सवाल पूरे हो गए। फिर एमिनोरिया 3 महीने का है, 12 वीक्स। 12 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने उसके इस इंपॉर्टेंस का जिक्र नहीं किया। आप उसका ब्लड प्रेशर लेंगे और क्या एमिनोरिया की इस पे अल्ट्रासाउंड हुआ, उसके नॉर्मली स्कैन हुआ, क्या हुआ, आपने डेट स्कैन बोल दिया था। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों में से है हर स्टिल बर्थ, कि आपकी स्टिल बर्थ हुई, उसके स्टैंडर्ड से 3-4 सवाल है। जेस्टेशन पीरियड कितना था, नंबर 2 आपको प्रेगनेंसी की कोई कॉम्प्लिकेशन थी, यहाँ पे नाम लेके पूछिए, हाइपरटेंशन, डायबिटीज वगैरह। तो और फिर ये स्पॉन्टेनियस डिलीवरी हुई कि इंडक्शन से डिलीवरी हुई, फिर जब बेबी पैदा हुआ और किस रूट से डिलीवरी हुई, जाहिर है कि स्टिल बर्थ लाइकली है कि वजाइनल डिलीवरी। वो फ्रेश लफ्ज बोलना है, लिख ले जब स्टिल बर्थ का जिक्र हो, ये फ्रेश स्टिल बर्थ थी कि मैसेरेटेड स्टिल बर्थ। यस सर। सर ये सब बातें मैंने बोली थी, पर शायद क्या ये बातें ये आप फ्रेश स्टिल बर्थ तो स्टिल नहीं बर्थ का बोली थी, जिक्र है, आपने जेस्टेशन पीरियड नहीं बोला था। सर मैंने बोला टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ डिलीवरी। टाइमिंग ऑफ शायद चलो बोल दिया, लेकिन आपने फ्रेश और मैसेरेटेड का जिक्र यस नहीं। सर, ये नहीं बोला, नहीं ये सर, बड़ा ये फर्क नहीं है बोला दोनों, था। जी सर। क्योंकि फ्रेश स्टिल बर्थ कॉजेज इन द लेबर जनरली यस सर। जनरली, और मैसेरेटेड स्टिल बर्थ कॉजेज इन द प्रेगनेंसी। इस तरह से नहीं सर बोला। प्रीवियस प्रेगनेंसी में एक्लेम्सिया थी या रेज ब्लड प्रेशर, ये सब बातें वो बोल एनी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी। सर ये बोली थी मैंने, एंटीनेटल, इंट्रापार्टम और पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशन। लेकिन नहीं, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ उस तरह बोलना है। यस सर। सॉरी, मैं पुराने स्टाइल का टीचर हूँ, जो टीचर इंसिस्ट करते कि नहीं ऐसे बोलो। यस सर। तो पहले तो आपने आइडेंटिफाई करनी है जो हिस्ट्री प्रेजेंट की है उसमें प्रॉब्लम्स क्या थी। इसी तरह पिछली हिस्ट्री थी। सर फिर इसमें एपीएलएस वगैरह को भी तो वो करना होता है तो ना, जी कि वो तभी आएगा जब आप exclude। कहेंगे कि वो मैसेरेटेड स्टिल बर्थ। सर फिर हम अनॉमलस बेबी भी देख लेंगे, ब्लड ग्रुप भी देख लेंगे। एक मिनट। और इस केस में चूंकि आज उसको ब्लड प्रेशर है, पहली बात मोस्ट लाइकली उसको ब्लड प्रेशर रिलेटेड कॉज होगी। आपको फिट तो नहीं पड़ा था, आपका ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड हुआ था, ये पहले पूछो, फिर वो ACLS और ATLS वगैरह वो हो जाए। तो आप हिस्ट्री पे ही पहले गौर करो कि इसमें क्या क्या। पिछली पेशेंट में अगर उन्होंने गौर किया होता सदफ ने कि इस पेशेंट में ब्लड प्रेशर 160/110 है और हेडेक है और प्रोटीनूरिया, जी सर। तो फिर आप उस पे गौर करती, उस पे फोकस करती और ठीक है। इधर उधर ना होती। जी बिल्कुल ठीक है। तो आपको जो हिस्ट्री दी जाए 10 सेकंड के लिए उस पे गौर करो, क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें। फिर आपकी हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन में वो जो इंपॉर्टेंट बातें हिस्ट्री में है या डेटा जो प्रेजेंट किया गया है, वो उसके फोकस उस पर रखेगी तो कभी फेल नहीं होंगे।
सर हम ये पेशेंट से पूछ सकते हैं ना कि आपको जो स्टिल बर्थ हुआ आपका बेबी प्रीवियस, क्या आपको डॉक्टर ने बताया था इसका कॉज क्या था? स्टिल बर्थ का आपको पता था? जी बिल्कुल, ये सवाल पूछे इन्होंने तो बिल्कुल नहीं पूछा। चलो जी, अब तो हम वी हैव टेकन। रिकॉर्ड का टाइम लेंगे, ये कहेंगे कि हमने रिकॉर्ड रिव्यू करना है पिछला, हाँ जी, पिछले रिकॉर्ड को रिव्यू करना है हाँ पेशेंट को। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा लफ्ज बोला आप। इफ द हाँ। ओल्ड रिकॉर्ड इज अवेलेबल, आई रिव्यू लाइक टू, रिकॉर्ड मैंने लिखा है। ये बोले। अच्छा चले, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, सी यू अगली दफा। अगले सर ये पेशेंट को क्या क्या फैसला हुआ था, क्या करेंगे सर नेक्स्ट? सर क्या आपने लेप्रोस्कोपी का कहा था। लैप कर ले लैप्रोस्कोपी? सर HIV कर लेते हैं, HIV इन प्रेगनेंसी। यस क्या सर, HIV कर लेते हैं। क्या जी? HIV इन प्रेगनेंसी। लेप्रोस्कोपी सही है। सर HIV सही है, लेप्रोस्कोपी HIV उसके बाद पूछती कर लेंगे। एग्जाम अपने मुल्क में है तो नहीं। चलो HIV पहले कर लेंगे एक केस, फिर लेप्रोस्कोपी के 2 कर लेंगे। ओके देन, ऑल द बेस्ट, सर मैं थैंक यू करूंगी ना डॉक्टर शकीला। सर डॉक्टर शकीला नाम है। जी। सर मेरा शकीला नाम है, लो जी शकीला लिखी। सर मैंने भी थैंक यू करना है। आप लोग कह के क्या, आप कौन हो? मैं आप सर वर्दा, डॉक्टर वर्दा। वर्दा, चलो लिख दिया वर्दा भी। थैंक यू सर। थैंक यू चलो सर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज, थैंक यू फॉर अल्लाह कमिंग। हाफिज। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह थैंक हाफिज यू। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Yeah.